बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है कि भारत, बिहार यानी स्टेट या इंडिया के किसी स्टेट से कोर्ट की समन जो भेजा जाता है, तो आप देश में जब भेजते हैं तो जनरली जानते हैं कि बाय पोस्ट भेज देते हैं या तो वहाँ का ऑफिस स्टाफ जाता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि इंडिया से यदि नेपाल समन करना हो, यानी आपका केस चल रहा है कोर्ट में इंडिया में और कहीं न कहीं डिफेंडेंट जो है वो नेपाल में रह रहा है, तो नेपाल में समन कैसे उनके हाथ में पहुँचेगा ताकि आपका केस का आगे प्रोसेस होगा। वीडियो पर बने रहिए। यहाँ पर स्क्रीन पर आप टेक्स्ट भी देख रहे हैं कि भारत की कोर्ट से नेपाल समन भेजने का कानूनी तरीका जो है वो ऑर्डर 5 रूल 25 CPC का पता है। सो टॉपिक तो पूरी क्लियर हो गई। अब आगे है प्रोसेस को जानना क्या हमारा कानून कहता है। नमस्कार साथियों, मान लीजिए आपका कोई सिविल केस बिहार के किसी कोर्ट में चल रहा है और बिहार के बदला हम बोल दें भारत में चल रहा है, यानी भारत के किसी राज्य में चल रहा है, चाहे वो मधुबनी में हो, झंझारपुर में हो या देश की किसी भी अदालत में हो। अब ट्विस्ट ये है कि जिस व्यक्ति का पर आपने केस किया है, यानी जो प्रतिवादी है, डिफेंडेंट है, वो भारत में नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल में रह रहा है। अब सवाल उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार समन की तामील सर्विस ऑफ समन्स कैसे होगी? क्या साधारण स्पीड पोस्ट भेज देने से काम चल जाएगा या कोर्ट केस खारिज हो जाएगा? या अगर आप भी इस कानून की उलझन में है तो वीडियो आपके लिए है। आखिर होगा क्या, डिफेंडेंट के पास समन कैसे पहुंचेगा? मैं हूं एडवोकेट जयशंकर प्रसाद निराला और अपने इस चैनल में मैं आपके लिए लेकर आता हूं कानून से जुड़ी बेहद व्यवहारिक और सटीक जानकारियाँ। अलग अलग वीडियो है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर को जरूर दबाएं ताकि कानून की सही ताकत और सही प्रक्रिया आपको हमेशा मिलती रहे। चलिए सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। जब भी भारत से बाहर किसी देश में समन भेजना होता है, राइट। अब आगे मेन टॉपिक कि भारत एक कंट्री है जिसमें हम लोग रहते हैं और आपको विदेश में भेजना है, दूसरे देश में भेजना है, समन भेजना है आपके अगेंस्ट पार्टी को, अपोजिट पार्टी को। तो सबसे पहले देखा जाता है कि क्या वह देश हेग सर्विस कन्वेंशन का हिस्सा है या नहीं है। लेकिन यहाँ आपको जानना जरूरी है कि नेपाल हेग कन्वेंशन का सदस्य नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि आप किसी शॉर्टकट या ऑनलाइन सेंट्रल अथॉरिटी के जरिए नेपाल समन नहीं तामील करवा सकते हैं, राइट। इसके लिए हमें विशुद्ध रूप से हमारी सिविल प्रक्रिया संहिता यानी CPC 1908 के नियमों और राजनयिक चैनलों यानी डिप्लोमेटिक चैनल्स जो है उनका पालन करना होगा। अभी तक आपने जान लिया कि आपको डिप्लोमेटिक चैनल से कहीं न कहीं गुजरना पड़ेगा। अब बात करता हूं कि CPC में जो प्रावधान है वो प्रावधान किस तरह का है, आखिर प्रोविजन क्या है। CPC में इसके लिए बहुत ही स्पष्ट प्रावधान दिए गए हैं। पहला है ऑर्डर 5 रूल 25 CPC जो कहता है कि अगर प्रतिवादी भारत से बाहर है, उसका कोई एजेंट यहाँ नहीं है, यानी उसका कोई भी आदमी यहाँ नहीं है, तो समन सीधे उसके विदेशी पते पर भेजा जाएगा, राइट। दूसरा है ऑर्डर 5 रूल 26 और 26A जो राजनयिक एजेंटों यानी डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से विदेशी सरकार की मदद से समन तामील कराने की शक्ति देता है। यानी डिफेंडेंट यदि वहाँ पर रह रहा है, वहाँ पर है, उस एड्रेस पर जाएगा। और तीसरा क्या है वो बताता है CPC का सेक्शन 29 जो विदेशी क्षेत्रों में समन की पारस्परिक व्यवस्था यानी रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स को मान्यता देता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल कोर्ट प्रोसीजर की जो आपको समझना है और बहुत ही जरूरी है। अगर आपको नेपाल समन भिजवाना है, यानी आपने केस किया इंडिया के कोर्ट में और आपका पार्टी जो है अगेंस्ट पार्टी यानी डिफेंडेंट जो है वो नेपाल में रह रहा है, तो आपको ये 4 कदम उठाने पड़ेंगे। कौन कौन सा स्टेप होगा 1 बाय 1 आपके स्क्रीन पर है, आप पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि कोर्ट में आवेदन, आपने एप्लीकेशन दिया। क्या एप्लीकेशन देंगे, यानी जो सूट आपने फाइल किया उसी के साथ अटैच कर दीजिए पर्टिकुलर डिफेंडेंट के बारे में। सबसे पहले आपको अपने संबंधित कोर्ट में ऑर्डर 5 रूल 25
और 26 के तहत एक पिटीशन देनी होगी, वो अलग से अटैच होगा। कोर्ट को बताना होगा कि विपक्षी नेपाल का निवासी है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत समन जारी किया जाए। और ऐसा नहीं है कि सबके लिए दे देंगे, डिपेंड करता है कि आपका डिफेंडेंट कौन सा, वहाँ डिफेंडेंट नंबर जो है वो साफ साफ लिखिए, उनका नाम लिखिए। सेकंड क्या है स्टेप, नेपाली भाषा में अनुवाद। हालांकि नेपाल में हिंदी अंग्रेजी समझ ही जाती है, लेकिन किसी भी तकनीकी आपत्ति से बचने के लिए वाद पत्र और समन का नेपाली भाषा में सर्टिफाइड ट्रांसलेशन साथ में जरूर नती कर दें। यदि आपको ये लगता है कि जो डिफेंडेंट है वो हिंदी भाषी ही है, यहीं का है, इंडिया का है, वो हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ता है, जानता है और यहीं से डिग्री डिप्लोमा किया है, तो आप हिंदी और इंग्लिश में दे सकते हैं। और इंग्लिश ऐसे ही इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो इंग्लिश में आप उन्हें दें। थर्ड क्या है, लंबी तारीख, क्योंकि वहाँ जाने का प्रोसेस होगा, सीधी सी बात है। तो डेट जो ले, अगला डेट वो लंबा समय, क्योंकि फाइल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफर करना है, इसलिए कोर्ट से अनुरोध करें कि अगली सुनवाई की तारीख कम से कम 4 से 6 महीने बाद ही तय करवाएं। और जो लास्ट है, फोर्थ स्टेप है, वह है दोहरा माध्यम, डुअल मोड में जाए। कोर्ट आमतौर पर 2 तरीके अपनाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में ही होता है, वो बाय पोस्ट भी भेजता है, उसके बाद ऑफिशियल पर्सन भी जाता है। पहला है, तो यहाँ पर जो डुअल मोड है वो कौन सा है? पहला है इंटरनेशनल रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए सीधे पते पर भेजना, और दूसरा और सबसे पक्का तरीका है राजनयिक चैनल, डिप्लोमेटिक चैनल। इसके तहत कोर्ट समन को, कोर्ट जो है समन है, पूरा डॉक्यूमेंट्स है, उसको भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय को भेजेगा। वहाँ से फाइल विदेश मंत्रालय जाएगी और फिर काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के जरिए नेपाल के स्थानीय अधिकारियों द्वारा समन तामील करवाया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने समझ लिया कि आपके कोर्ट में केस में दिया ऐसा हो तो कैसे करवाएंगे। एक वकील होने के नाते आपको 2 व्यवहारिक टिप्स देना चाहूँगा जो आपको बहुत काम आएगी। पहली बात, नेपाल का पता लिखते समय केवल पोस्ट बॉक्स नंबर न लिखे, जिला, स्थानीय निकाय जैसे कि गांव पालिका या नगर पालिका वार्ड नंबर, और सबसे जरूरी विपक्षी का चालू मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी समन पर साफ साफ दर्ज करें। जो इनवेलप होता है उस पर आप दीजिए। दूसरी बात है, कोर्ट में मुख्य समन जारी करवाने के साथ ही ऑर्डर 5 रूल 25 के तहत कोर्ट की अनुमति से समन की कॉपी विपक्षी को ईमेल या व्हाट्सएप पर भी भेज दें। कोर्ट में इनकी ट्रैकिंग रिपोर्ट और सर्विस एफिडेविट लगाने से आपका केस मजबूत होता है कि विपक्षी को जानकारी मिल चुकी है। तो साथियों, यह थी भारत की अदालतों में से नेपाल में रहने वाले को समन तामील कैसे करें और उसकी पूरी प्रक्रिया, सटीक और कानूनी प्रक्रिया। उम्मीद है यह जानकारी आपको एडवोकेट भाइयों और कानून के छात्रों के लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। अगर आपके पास इस प्रक्रिया से जुड़ा कोई और सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और ज़रूरी कानून टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।